गुड आफ्टरनून क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम पढ़ रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने देखा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो एक रिक्वायर्ड पोटेंशियल होता है जो हम किसी ग्लास ट्यूब में लगे हुए एनोड को देते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं उनका फ्लो रुक जाता है ना। हमने देखा था, हमने डायग्राम भी बनाया था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही रेडिएशन कैथोड पे टकरा कर इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा था, एमिटेड इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट कर रहे थे। तो हमने देखा था कि जब आप एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल ले देते हैं तो उस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से उनकी स्पीड रुक जाती है ना। तो जो द रिक्वायर्ड जो पोटेंशियल होता है जो हम एनोड को देते हैं उसको ही बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम उस स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप वाला ग्राफ बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो हम लिखेंगे द रिलेशनशिप between photoelectric current and stopping potential तो हम इसका ग्राफ देखें। तो एक साइड होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक साइड हमारा होगा इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं एनोड पोटेंशियल, या फिर इसी को बोलते हैं कलेक्टर पोटेंशियल। कलेक्टर क्यों बोलते हैं इसको? कलेक्टर आप क्यों बोलते हैं इसको? कलेक्टर क्यों बोलते हो आप लोग? क्योंकि आप एनोड प्लेट को ही, एनोड इलेक्ट्रोड को ही आप पोटेंशियल देते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको कलेक्टर पोटेंशियल, या फिर बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखिए, इसको लिखिए एनोड पोटेंशियल है ना, या कलेक्टर पोटेंशियल। तो आप देखेंगे कि अगर ये ग्राफ है ना, अगर ये ग्राफ है तो देखेंगे आपको पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है एक टाइम के बाद सैचुरेट जाती है ना। कोई भी चीज़ होता है एक लिमिट तक ही बढ़ता है या फिर एक लिमिट तक ही घटता है, उसके बाद वो चीज़ें प्रैक्टिकल में सैचुरेट होने स्टार्ट कर देती है। तो अगर हम ये माने कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस पॉइंट पे आके सैचुरेट होती है तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे आके सैचुरेट हो गया मान लो, तो हम इसको लिखेंगे फिर ऐसे। अब ये होगा आपका, इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट लिखेंगे विथ सेम इंटेंसिटी। मतलब हम जितना भी ग्राफ बनाएंगे उनका इंटेंसिटी आपस में इक्वल होगा। क्या होगा? आपस में इक्वल विथ सेम इंटेंसिटी। मतलब अगर एक ग्राफ बनाए तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, ये एनोड पोटेंशियल, तो एनोड पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ दें, आपने एनोड पे पहले क्या था? एनोड पे पहले था पॉजिटिव चार्ज। आपने उसको जो चार्ज कैसा दिया, आपने उसको चार्ज दिया नेगेटिव, तब वो बन गया नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। एनोड और कैथोड के बीच में क्या था? इलेक्ट्रॉन। अगर आपने पहले एनोड के पास पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, और अगर बाद में जब एनोड नेगेटिव बन गया तो यही एनोड उसको रिपेल कर रहा था, है ना। तो अगर नेगेटिव है तो इसके पीछे की ओर बनेगा नेगेटिव पोटेंशियल, ये होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप देखें, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो आपको ये जो ग्राफ है ये सही ये भी मिलेगा, और ये ग्राफ किस तरीके से मिलता जाएगा आपको, ये ग्राफ किस तरीके से मिलता जाएगा। यहाँ का होगा पोटेंशियल V2, यहाँ होगा V3। अगर हम इनका आपस में रिलेशन लिखें तो अगर रिलेशन लिखेंगे V03 इज ग्रेटर देन V02 ग्रेटर देन V01, ये सब क्या है? ये सब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। दे आर स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, इसकी फ्रीक्वेंसी है f2, इसकी फ्रीक्वेंसी f3, तो फ्रीक्वेंसी के भी ऑर्डर दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे वही इलेक्ट्रॉन तेजी से एमिट होते हैं। क्या होते हैं? तेजी से एमिट होते हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा तेजी से वो अगर कैथोड से एनोड की ओर आगे बढ़ेंगे तो उनको रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की जरूरत होगी। तो इसीलिए F3 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ या फिर तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब F3 का वैल्यू ग्रेटर देन F2 है, ग्रेटर देन F1 है। तो मतलब अगर आप सेम इंटेंसिटी की रेडिएशन को अगर ग्राफ के फॉर्म में अगर इसको आप प्लॉट करें तो आप पाएंगे कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि इनका इंटेंसिटी सेम है तो इनका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी सैचुरेशन वैल्यू सेम होगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी बढ़ता जाता है। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से V03 बढ़ गया, V02, फिर V01, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता गया। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता गया। तो ये रिलेशन लिख सकते हैं। एक और ग्राफ बनाएंगे हम इसका, उसमें लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी। अभी हम लोगों ने लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह, अब लिखेंगे इंटेंसिटी का। तो अगर हम बनाए यहाँ पे हेडिंग को चेंज करें, हेडिंग को स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ इंटेंसिटी, है ना। तो अब देखेंगे कि इंटेंसिटी के चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो अगर हम चेंज करें इसको, हम लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की अगर हम ग्राफ बनाए, ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये होगा आपका इंटेंसिटी I, ये होगा आपका, रुकिए ये फिर से सेम रहेगा, एक्सिस सेम होंगे। तो ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये होगा I, और ये होगा आपका, इस एक्सिस को बोलेंगे क्या बोलेंगे, एनोड पोटेंशियल, इसको बोलेंगे एनोड पोटेंशियल, है ना, एनोड पोटेंशियल। तो अगर हम ग्राफ का बनाए तो हमने देखा था कि इस पॉइंट पे आके सैचुरेट हो रहा था, इसको हमने बोला था V01। जब आप इसकी इंटेंसिटी को लिखेंगे I1, तो अगर आप इंटेंसिटी को अगर आप चेंज करें तो पाएंगे इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी मतलब ये हुआ कि अगर आप इंटेंसिटी देखें, आप पहले इंटेंसिटी रख रहे हैं I1, इसको बोलेंगे I3, इसको बोलेंगे I2। मतलब हमने तीन अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन लिया, तीन अलग अलग इंटेंसिटी का रेडिएशन लिया, उनका अगर हम ग्राफ देखें तो आप पाएंगे कि जो इंटेंसिटी है, अलग अलग इंटेंसिटी की जो रेडिएशन है उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सेम है। मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम है तो आप बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इनके लिए इनका सैचुरेशन का वैल्यू अलग है, इनके लिए इनका सैचुरेशन का वैल्यू अलग है। मतलब I1 का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, I2 की इंटेंसिटी, फिर I3 का इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी I3 की सबसे कम है, लेकिन जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए सेम है। मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर इंटेंसिटी का इफेक्ट है, इंटेंसिटी का इफेक्ट उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं पड़ता। सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, सबके लिए क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इक्वल। तो ये लाइन आप लिख लेंगे, इतना ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे इसके बाद।
तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे कोई रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब लाइट रे। लाइट रे पहले हमने बोला लाइट रे वेव की तरह काम करता है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि पार्टिकल की तरह उसके पास खुद की अपनी एनर्जी है। तो हम देखते हैं कि कौन सी वो लिमिटेशन थी जो वेव के थ्रू ये रेडिएशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, वो पार्टिकल के थ्रू सेटिस्फाइड हो रहा है। और हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे लिमिटेशन ऑफ वेव में। तो लिमिटेशन ऑफ वेव में हम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ वेव। तो हम लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ वेव, लिमिटेशन ऑफ वेव। तो पहला पॉइंट क्या होगा, जो अगर हम देखें, हमने तो देख लिया कि जो आपका लाइट रे होता है जिसको रेडिएशन बोलते हैं, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन, इस सब में क्या होता है, वो वेव के तरीके से बिहेव करता है ना। तो अभी जो हम देख रहे हैं एनर्जी टकरा कर इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही है, ये कैसा होता है, ये पार्टिकल का नेचर होता है। कि पार्टिकल एक से टकराई, अपनी कुछ एनर्जी सामने वाले पार्टिकल को इसने ट्रांसफर कर दिया, है ना, सामने वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो वेव का फिनोमिना नहीं है, ये तो पार्टिकल का फिनोमिना है। तो आप देखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे इन वेव थ्योरी डिस्कस, वेव थ्योरी discuss the relation of radiation to its intensity। जो वेव थ्योरी है वो बताती थी कि जो रेडिएशन है वो उसकी इंटेंसिटी पे निर्भर करती थी, वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती थी। लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना। तो वेव थ्योरी डिस्कस द रिलेशन ऑफ रेडिएशन टू इट्स इंटेंसिटी, बट वी आर सीइंग that its dependency on frequency। तो हमने देखा कि जो रेडिएशन है वो इसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है ना। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, तो हमने वेव थ्योरी पढ़ा था तो हमने कोई टाइम लैग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था कि कोई टाइम लैग होगा नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं वेव थ्योरी में, इन वेव थ्योरी टाइम लैग इज इन बिटवीन incidence of wave and emergence of electron, but in real there is no time lag। हमने देखा था कि कोई टाइम लैग नहीं था, मतलब जैसे ही रेडिएशन सरफेस पे पड़ेगी, इंसिडेंट होगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा। दो पॉइंट हम लिख चुके हैं। तीसरा पॉइंट होगा हमने पढ़ा था एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेव थ्योरी does not give the idea
ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड हमने देखा था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे कोई रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। तो हमने तो ये वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा ही नहीं था। आपने जब लाइट को वेव की तरीके से आपने मानना स्टार्ट किया तो आपने पढ़ा ही नहीं कि वो वेव की तरीके से उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कोई टर्म यूज होता है। हमने तो जब वेव को मतलब लाइट को रेडिएशन को पार्टिकल के फॉर्म में मानना स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है ये हम पार्टिकल को मानने के बाद यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन थी जो हम वेव के बारे में लिख सकते हैं, ये लिमिटेशन है वेव में। और यही हम इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेडिएशन होता है, लाइट रे होती है, वो कुछ जगहों पे आपका पार्टिकल के फॉर्म में काम करता है, कुछ जगह पे आपका वेव के फॉर्म में काम करता है। इसी बार हम पढ़ेंगे फोटॉन्स के बारे में। फोटॉन्स फोटॉन्स क्या होता है? तो अगर हम फोटोन के बारे में डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं रेडिएशन इज मेड फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल radiation is made from number of particles known as photon. They are packets of energy. They are packets of energy. तो ये वो स्टेट समझते हैं। जो लाइट रे होती है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है। अगर सभी पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी है तो उसकी एनर्जी उसके फोटोन के पास होती है। मतलब कि हर एक पार्टिकल मतलब हर एक लाइट रे फोटोन मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है और हर पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन का रिलेशन होता है लाइट से, मतलब फोटोन का रिलेशन उस एनर्जी से होता है जो हर एक रेडिएशन के पार्टिकल के पास होती है। अगर हम बोल सकते हैं तो हर एक पार्टिकल के पास एनर्जी होती है, वही उसी को बोलते हैं फोटोन, है ना, फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी मतलब पार्टिकल की एनर्जी, है ना। फोटोन का रिलेशन पार्टिकल से, जिस पार्टिकल से रेडिएशन मिलकर बनता है, जिस पार्टिकल से लाइट रे मिलकर बनती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइट रे होती है उसके पार्टिकल को या फोटोन बोलते हैं या फोटोन पार्टिकल बोलते हैं और उसकी एनर्जी को फोटोन की एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हम लिखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E बराबर h न्यू क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी लाइट। E क्या होता है आपका एनर्जी ऑफ फोटोन और h क्या होता है? h होता है आपका प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये रिलेशन, इसलिए हम लिखते हैं प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है
ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। इसका मतलब है प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होता है वो होता है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है ना, 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। तो अगर आप देखें फोटोन क्या होता है, जब आप किसी सरफेस पे, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, सरफेस में जैसे ही जो रे है या रेडिएशन है वो पार्टिकल के फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ता है, पार्टिकल के फॉर्म में टकरा कर क्या होता है, किसी एक मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है पार्टिकल के फॉर्म में। ये प्रॉपर्टी किसका होता है, ये प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल का, पार्टिकल फोटोन। तो फोटोन के पास एनर्जी होती है, तभी वो क्या होता है, उस एनर्जी से वो किसी भी दूसरे पार्टिकल को जिससे वो टकराता है उसको अपनी एनर्जी को दे देता है, मतलब अपनी मोमेंटम एनर्जी दे देता है। अगर आप यहाँ पे एक चार्ज रख दें, अगर आप एक चार्ज रख दें, एक चार्ज रख दें, तो जैसे ही फोटोन उस चार्ज से टकराएगा तो आप देखेंगे चार्ज उस एनर्जी को हासिल कर, फोटोन की एनर्जी को चार्ज हासिल कर वो काइनेटिक एनर्जी से ऑसिलेट कर जाता है ना। इसका मतलब ये है फोटोन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वो मूव कर रहा होता है। तो ये हमने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू एच न्यू, या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू। अगर हम देखें तो फोटोन के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, ये आपका प्लेन है प्लेन, तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। तो पहला लिख सकते हैं ये इसमें कि इट इज अ मासलेस, इट इज मासलेस पार्टिकल, इसके पास कोई मास नहीं होता, इट इज मासलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल, इट इज मासलेस, इट इज मासलेस लिखेंगे, इट इज मासलेस मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल। फर्स्ट पॉइंट, ये हमेशा मूव कर रहा होता है, इसके पास कोई मास नहीं होता, इसके पास कोई चार्ज भी नहीं होता। हम लिखते हैं जो पॉइंट, इट इज चार्जलेस, इट इज चार्जलेस, चार्जलेस है, सो डोंट अफेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी के पास कोई पार्टिकल, किसी के पास चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, है ना। अगर थर्ड पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितना होता है 3 × 10⁸ वैक्यूम। चौथा पॉइंट अगर लिखना चाहे सकते हैं, चौथा लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो फोटोन होते हैं, है ना, एक पॉइंट लिख लिया, 2 पॉइंट लिख लिया, 3 पॉइंट लिख लिया, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, फोटोन
फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अपना इन कोलिजियन, कोलिजियन का मतलब टक्कर, इन कोलिजियन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज इन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रॉय नहीं होता, इन कोलिजन टोटल एनर्जी मोमेंटम इज इन कंजर्वेटिव, बट the numbers are distributed, distributed मतलब कि वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं, जब वो कोलाइड करते हैं, जब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो किसी की एनर्जी कम हो जाती है, किसी की एनर्जी बढ़ जाती है, किसी का मोमेंटम कम हो जाता है, किसी का मोमेंटम बढ़ जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं। तो ये सब है जो चार हमने पॉइंट लिखे हैं, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन, है ना। इस बार हम देखेंगे कि फोटोन की एनर्जी कैसे आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टाइन इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा कि अगर आप देखें इसमें तो आप पाएंगे कि आइंस्टाइन ने बोला, पहले इसने क्या बोला, इसने बोला कि एनर्जी ऑफ फोटोन can be divided into two parts, can divided into two parts, one is work function of electron, and second is क्या होगा आपका, सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है, हमने पढ़ा है कि फोटोन के पास एनर्जी होती है h न्यू, है ना। हमने पढ़ा है फोटोन के पास एनर्जी क्या होती है, h न्यू के बराबर।
लेकिन आइंस्टीन ने बोला कि जो ये एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं एच न्यू, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा या दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट होगा जिसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन डब्ल्यू, एक होगा काइनेटिक एनर्जी के। तो जो ई है इसको हमने लिखा है एच न्यू, और जो ये वर्क फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होता है, न्यू नॉट ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने पढ़ा है वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी होती है जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन अपने सेल को एमिट कर जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं के। यहाँ से पाएंगे कि एच न्यू, तो अगर आप देखें तो न्यू इक्वल टू आता है न्यू नोट अपॉन के अपॉन एच। अगर आप और सॉल्व करना चाहें इसको तो आप लिख सकते हैं न्यू का मतलब क्या होता है, वी नो दैट न्यू का मतलब क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट प्लस के अपॉन एच के बराबर। तो पाएंगे कि यहाँ से चीजें चेंज हो रही है, सी अपॉन लैम्डा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना चाहें यहाँ से तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए के का वहीं छोड़ दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो पाएंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के, मतलब के का वैल्यू आप पाएंगे एच कॉमन निकल जाएगा, बनेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। इसका मतलब ये है अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ इसका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का न्यू का, तो ग्राफ का कैसे बनेगा, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, तो ग्राफ बनेगा आपका एक स्लोप बनेगा जिसका ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, ये y है और होता क्या है एम एक्स प्लस सी। तो अगर ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y की जगह पे k है और m की जगह पे क्या है आपका h, मतलब स्लोप की वैल्यू है h, x की जगह पे क्या है न्यू, c की जगह पे क्या है माइनस एच न्यू नॉट। इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राफ का कुछ स्लोप होगा, जो स्लोप आपका स्टार्ट होगा यहाँ से कहीं से ऐसा कुछ, और ये ग्राफ अगर पीछे बढ़े तो ये मिलेगा कहीं यहाँ पे, यहाँ कहीं मिल रहा होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी ये जो वैल्यू ये वैल्यू बराबर होगी एच न्यू नॉट के बराबर होगी, और जो इसका स्लोप होगा स्लोप वो h के बराबर होगा। इस ग्राफ का ये एक्सिस होगा काइनेटिक एनर्जी के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और न्यू का ये ग्राफ है जो इक्वेशन बता रहे हैं कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी का ये है न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है वो काइनेटिक एनर्जी ये है स्लोप। तो ये आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको पहले फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर, इसका बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो ये था आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें आइंस्टीन ने बताया कि जो एनर्जी और फोटोन होते हैं उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये इसका ग्राफ का रिलेशन निकल गया। अब ग्राफ पे हमने इससे पहले भी कई ग्राफ पढ़े हैं, और ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक साइड है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक साइड है आपका फ्रीक्वेंसी, और जो ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके से, एक है देखो ये अलग अलग मटेरियल बना हुआ है, ये पी मेटल भी बना है, अलग अलग मटेरियल, टू मेटल फॉर टू मेटल P and Q, the graph is shown, the graph is shown, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ये लगभग है, मान लो 0 है, ये 3 है, मान लो ये 6 है, और इसकी वैल्यू है इन किलो हर्ट्ज, इन किलो, मान लो 10⁻³ हर्ट्ज में, मतलब इसे किलो में, और इसकी वैल्यू है मान लो 2, 4, 8 किलो वोल्ट, मान लो वोल्ट ले लो, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट मान लो, ऐसे बच जाएगा। तो हमको दो ग्राफ दिए गए हैं, दो अलग अलग मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, देखो बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट which metal has higher threshold frequency। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा इन दोनों ही मेटल में से कौन सा मेटल ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो सेकंड क्वेश्चन इसी में कि the work function of higher potential मेटल, मतलब आपको वर्क फंक्शन बताना है जिस भी मेटल का पोटेंशियल हायर होगा। देखते हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इस फ्रीक्वेंसी से ग्राफ उठना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इस पी मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है न्यू नोट का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखेंगे पी के लिए, अब देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ क्योंकि 10⁻³ में, अगर न्यू नोट की वैल्यू लिखे हम क्यू के लिए तो इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻³, ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी, मतलब ये हायर होगा, जो क्यू मेटल है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हायर होगी, ज्यादा होगी। अगर आपको निकालने को बोले, दोबारा से बता चुके हैं कि जो ग्राफ क्यू है इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। सेकंड, अगर पूछा जाए कि इसका एनर्जी बताओ, इसका वर्क फंक्शन बताओ, तो वर्क फंक्शन हम लिखते हैं W की फॉर्म में, W की फॉर्म में। W वर्क फंक्शन क्या होता है, ये वैल्यू होता है h × न्यू नोट के बराबर, और h की वैल्यू हमें पता है 6.63 × 10⁻³ होता है, और न्यू नोट की वैल्यू हमने निकाला है 6 × 10⁻³ आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा लगभग आएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा लगभग 19 × 10⁻³ जूल के बराबर, जूल, जे मतलब जूल। तो ये हो गई वर्क फंक्शन, मतलब इतना उसको एनर्जी चाहिए होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाए, है ना। और इसमें निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी,
हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी होता है उसकी वैल्यू W प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमने W निकाल लिया, W की वैल्यू किसी h न्यू नॉट के बराबर है, और एनर्जी क्या होता है h न्यू, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको h पता है, h की वैल्यू फिक्स होती है, न्यू नॉट आपको पता चल गया है, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा आपका h न्यू माइनस h न्यू नॉट करने से, h भी तो फिक्स है, बचा को न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना, h माइनस न्यू नॉट, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब h का वैल्यू फिक्स है और न्यू माइनस न्यू नॉट, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, न्यू नॉट की वैल्यू कितना है, तो हमने न्यू नॉट की वैल्यू निकाला है, कितना है 6 × 10⁻³ और न्यू क्या होगा, ये सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये न्यू क्या होगा, न्यू होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये क्या होगा, ये है जब ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला है, तो ये क्या होगा, न्यू क्या होगा, न्यू होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो जब आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना, तो सभी वैल्यू हम कहाँ निकल जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं, जिसपे ग्राफ को देख के आपको कुछ टर्म निकालने होते हैं, जैसे कि वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस बारे में हम देखते हैं कि जैसे एक आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर में, जैसे जो एक रेडिएशन है जिसको हम लाइट रे बोलते हैं, वो वेव की तरह बिहेव करता है, तो वैसे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वैसे ही सिमिलरली जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल भी कैसे करता है, पार्टिकल भी वेव के तरीके से बिहेव करता है, पार्टिकल भी क्या करता है, वेव के तरीके से बिहेव करता है। मतलब एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो लाइट है वो वेव की तरीके से बिहेव करे और पार्टिकल के तरीके से भी, तो जस्ट उसका उल्टा, पार्टिकल एक लाइट के तरीके से भी बिहेव करना चाहिए, मतलब एक वेव के तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो आइंस्टीन ने यही बताया था कि आइंस्टीन ने बोला कि जैसे एक रे वेव के फॉर्म में बिहेव करता है और पार्टिकल के फॉर्म में, तो हमने इसको बोला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो अब हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर में हम क्या बोलते हैं कि हर एक पार्टिकल बिल्कुल उसी तरीके से रिलेटेड होता है जैसे कि रेडिएशन, मतलब पार्टिकल से भी जरूर कोई ना कोई वेव रिलेटेड होगी और उस वेव की अपनी एनर्जी होगी, तो यही एनर्जी है, एक होगा वर्क फंक्शन, होगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें हमने देखा कि कैसे रेडिएशन कभी वेव की तरीके से बिहेव करता है, कभी पार्टिकल के तरीके से, जैसे वेव पार्टिकल के तरीके से बिहेव करता है, रेडिएशन पार्टिकल के तरीके से बिहेव करता है, वैसे ही पार्टिकल के पास भी एक रेडिएशन की तरह, मतलब एक वेव की तरह बिहेव करने का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसके थ्रू उसके पास एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ही वो रैंडमली लेकर एनर्जी आगे की ओर बढ़ता है। मतलब कहने मतलब ये है कि जो पार्टिकल होते हैं, जब पार्टिकल मूव करता हुआ आपको दिखेगा तो उसके पास में एक वेव भी होगा, वो वेव भी मूव करता हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर पार्टिकल के पास एनर्जी है तो वेव के पास एनर्जी है ना। जैसे वेव के पास में पार्टिकल होता है, वैसे पार्टिकल के पास भी वेव होता है। इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर केवल पार्टिकल नहीं है, मैटर इज ऑल्सो रिलेटेड विथ वेव, है ना।